हेलो स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आप घर पर ही हो और अपने परिवार के साथ में सेफ हो। तो हम अपने ऑनलाइन क्लास में पिछली क्लास में हमने देखा था, तो हमने रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। मैंने बताया था कि 12th एनसीईआरटी के अंदर रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, दूसरे पार्ट में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो आज के इस क्लास में हम एंजियोस्पर्म यानी प्लांट की जो हायर क्लास है उनके अंदर रिप्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं कि एंजियोस्पर्म पादपों में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो पिछली क्लास में जैसा कि हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। अब हम फिर बात करते हैं एसेक्सुअल की। तो एसेक्सुअल के अंदर मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उनको कहेंगे जिनके अंदर दो प्रोसेस नहीं हो। कौन कौन सी प्रोसेस नहीं हो? तो इसमें फर्स्ट प्रोसेस जो होती है उसको मैंने कहा था कि गेमेटोजेनेसिस नहीं होना चाहिए, और दूसरी प्रोसेस मैंने कहा था कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती। अगर ये दोनों प्रोसेस किसी रिप्रोडक्शन में नहीं होती है तो हम उनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इसी कारण हम इनको एक और नाम देते हैं, यानी इसकी जगह पर हम एक वर्ड और यूज करते हैं, इसको कहते हैं एपोमिक्सिस यानी असंजनन। तो इस रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही जनक भाग लेता है और एक ही जनक से उसके प्रोजेनी बनते हैं, और वो प्रोजेनी जो बनेंगे इस रिप्रोडक्शन से जो जो संतानें बनेगी या संतति बनेगी वो कम यहाँ अपने जनक के समान होगी, क्योंकि जनक एक ही होता है। तो जितनी भी संतानें बनेगी, जितनी भी प्रोजेनी होगी, वो जेनेटिक रूप से कंप्लीटली जो है वो पेरेंट्स के समान होगी। तो हम अब आगे बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फिर दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा एगेमोस्पर्मी और दूसरा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप समझो इन दोनों को कि एगेमोस्पर्मी का मतलब, एक का मतलब होगा बिना गेमस मतलब निषेचन, और स्पर्मा मतलब हो गया बीज। देखो इसके नाम से ही पता चलता है कि बिना निषेचन के बीज, यानी ऐसा प्रजनन जिसमें बीज तो होंगे लेकिन उन बीज का निर्माण जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के होगा। इस प्रकार का जो जनन है उसको हम एगेमोस्पर्मी कहेंगे। और वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर बीज नहीं होंगे, बीज एब्सेंट होंगे। तो अब आप बताओ कि बीज के बिना जनन कैसे होगा? तो देखो, बीज के बिना जनन कैसे होगा? वो तभी संभव है कि किसी प्लांट के कायिक भाग यानी उसका कायिक अंग जो है, उस कायिक अंग से ही नए प्लांट बनाना। यानी किसी प्लांट का कोई पार्ट है, जैसे रूट है, स्टेम है, उसकी लीव्स है, उनके द्वारा सीधे ही नया प्लांट बनाना जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो दोनों ही रिप्रोडक्शन में ध्यान देना कि इसमें जब निषेचन नहीं हो रहा है और इसमें कायिक भाग ही भाग जो है, कायिक अंग जो है वो न्यू प्लांट बनाने क्या हमारा है, और तो इन दोनों के अंदर किसी प्रकार की वेरिएशंस नहीं होगी, और जो प्रोजेनी होंगे, जो नए प्लांट होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के या अपने जनक के समान होंगे। इसलिए इसको हम कायिक जनन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसको हम पुनः दो भागों में बांटेंगे। इसमें से सबसे पहला होगा नेचुरल, इसको प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। दूसरा होगा आर्टिफिशियल, इसको हम कहेंगे कृत्रिम कायिक जनन। अब देखो इन दोनों में क्या फर्क है। नेचुरल में क्या होता है कि नेचुरल के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंग जो है वो अपने आप अलग होकर और नया प्लांट बना लेते हैं, नए प्रोजेनी बना लेते हैं। अब नेचुरल की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सबसे पहले एक नंबर पे बात करूं तो नेचुरल के अंदर जो है
वो तना या तने द्वारा। तो आपको पता है कि कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और उन मॉडिफाइड स्टेम्स के द्वारा नए प्लांट तैयार किए जाते हैं। ये नेचुरल रूप से अपने आप ही हो जाते हैं। तो उसमें मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कई प्रकार के, तो देखो सबसे पहला है रहीजोम। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो है उनके तने मॉडिफाइड होकर और प्रकंद बनाते, रहीजोम बनाते, जैसे अदरक। अदरक जो है वो भूमिगत प्रकंद होता है, भूमिगत तना होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो इस अदरक के टुकड़े करके अगर आप मिट्टी में लगाते हो तो उससे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से 2 नंबर पे ट्यूबर, जैसे आलू। तो आलू जो होता है वो भूमिगत तने का रूपांतरण होता है, कंद होता है। और आलू के अगर आप टुकड़े करते हो और उसको जमीन में लगाते हो तो उससे भी जो है वो नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। 3 नंबर घनकंद, जैसे घनकंद के अंदर अरवी है, तो अरवी से भी जो है वो नए प्लांट तैयार हो जाते हैं अपने आप उनके पादप के अंगों से। 14 कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके तने थोड़े दुर्बल होते हैं और दुर्बल होने के कारण उनके जो है तने के टुकड़े होकर और नए नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं ऊपरी भूस्तर, तो इसका एग्जाम्पल है घास। घासियां जो होती है उनके जो तने होते हैं जो भूमि पे मतलब जो श्यान होते हैं और जमीन के ऊपर रेंगते हैं, उनके टुकड़े होकर नए प्लांट तैयार होते हैं। और 5वें अगर मैं बात करूं तो अंतर्भूस्तरीय शक्कर, पुदीना। इसका एग्जाम्पल है पुदीना। तो पुदीना जो है उसके भी जो है इस तरह से नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ये कुछ प्लांट है जिनमें नेचुरल तरीके से उनके कायिक अंगों के द्वारा नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। दूसरा, अगर इसी का दूसरा एक और एग्जाम्पल तो मूल के द्वारा भी प्रजनन हो जाता है, मूल द्वारा कायिक जनन। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, बड़ी प्लांट जिनकी मूल जो होती है वो अलग होकर और उससे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं शीशम, शीशम के अंदर मूल जो होती है उससे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मूल के द्वारा, कायिक जनन के द्वारा नए प्लांट। तीसरा अगर मैं बात करूं पर्ण द्वारा भी कायिक जनन होता है। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां जो होती है उन पत्तियों से नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर पत्थर चीटा ब्रायोफिल्म का नाम, ब्रायोफिल्म, इसको पत्थर चीटा कहते हैं। इस प्लांट का नाम सुना होगा। इसकी जो पत्तियां होती है उन पत्तियों के जो किनारे होते हैं उन किनारों से बड्स निकलती है, कलिकाएं निकलती है और वो कलिकाएं आगे चल के नया प्लांट बना लेती है। तो इसके पर्ण के किनारों से। इसी तरीके से इसका एक और एग्जांपल दो, बिगोनिया। बिगोनिया जो प्लांट है उसका पेटियोल पर्णवृंत जो होता है उससे बड निकलती है, कलिका निकलती है और वो कलिका अलग होकर और नया प्लांट बना देती है। इसी का एक चौथा पार्ट है नेचुरल का, जिसको कहते हैं जननांगों द्वारा। देखो ध्यान दो इधर कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो पुष्प कलिका जो बर्ड्स होती है उसकी जगह पर पुष्प कलिका तो बनती नहीं है और उसकी जगह पर बुलबिल्स या पत्र कलिका, मतलब पत्र प्रकलिका बन जाती है। और ये पत्र प्रकलिका जो है वो मेन प्लांट से अलग हो जाती है, अलग होकर नया प्लांट बन जाती है। तो यहाँ पर इनके अंदर जो है वो पुष्प कलिका की जगह क्या बन जाती है, बुलबिल्स या पत्र प्रकलिका बन जाती है। तो इस तरीके से जो है वो नेचुरल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो 4 प्रकार का अपने देखा है, जिसमें कुछ मॉडिफाइड स्टेम भी काम में आते हैं जो नया प्लांट बनाते हैं, कुछ मूलों द्वारा भी प्रजनन करते हैं, कुछ पर्ण द्वारा भी करते हैं और कईयों में जननांगों के द्वारा भी होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है आर्टिफिशियल। तो दूसरा जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा जो पार्ट है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कृत्रिम रूप से कायिक जनन करना। तो क्या होता है देखो कि कई बार जो कुछ वाणिज्यिक उपयोग के जो प्लांट होते हैं उनको हमें कम स्थान पर और अधिक मात्रा में जो है उगाए जाते हैं ताकि उनकी पूर्ति हो सके। तो इसके लिए आजकल आर्टिफिशियल रूप से जो कुछ रिप्रोडक्शन की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की विधि है जिनके द्वारा कम समय में ज्यादा प्लांट तैयार किए जाते हैं। तो इनके जो है वो 3 प्रकार है, इनको 3 प्रकार से निर्मित किया जाता है। सबसे पहला है
कटिंग। देखो नॉर्मल से आप जानते हो कि कटिंग जो है वो मतलब है कि हम ये जानते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट का कोई पार्ट या कोई अंग ही काम आ रहा है, तो उस अंग की कटिंग करके डायरेक्टली जमीन के अंदर उगा दिया जाता है। आप समझो कि कटिंग जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम तने की कटिंग कर सकते हैं, या हम मूल की कटिंग कर सकते हैं। तो ये तने द्वारा भी होता है और मूल के द्वारा। जैसे गन्ने के खेत में हम देखते हैं कि गन्ने के छोटे छोटे उनके स्टेम के टुकड़े करके और हम उनको जमीन में उगा देते हैं, तो नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से आप जानते हो कि जो गुलाब का जो प्लांट होता है, उस गुलाब के प्लांट की आप टहनी जो जमीन में लगा दो सीधी मिट्टी में, तो उससे भी नया प्लांट बन जाता है, चमेली से भी बन जाता है। और मूल के द्वारा नींबू, अमरूद, इनकी अगर आप जड़ को काट के और उस जड़ को अगर दूसरी जगह पर दूसरे स्थान पर अगर जमीन में आप लगाते हो, तो उससे भी नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये पहला तरीका है जिससे आर्टिफिशियल तरीके से हम कम समय में कम स्थान पर अधिक मात्रा में प्लांट तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है लेयरिंग, यानी दाब लगाना। और दाब लगाना जो है वो दो तरीके से किया जाता है, एक तो टीला दाब और एक वायु दाब। अब देखो टीला दाब में क्या करते हैं, समझो आप कि मान लीजिए कोई प्लांट है, यहां समझो आप, और ये इसकी शाखा है, तो अगर हम इस शाखा को यहां नीचे खींचकर और जमीन तक ले आते हैं और जमीन में एक गड्ढा खोदकर इस शाखा को अंदर लेके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, अब हम इसके ऊपर प्लांट है पानी जो है वाटर थोड़ा थोड़ा टाइम में देते रहेंगे, इसको गीला रखेंगे, और आप देखोगे कि 4-5 दिन के अंदर यहाँ जो है वो अपस्थानिक मूल्य निकल जाती है पर्व संधि से। आपको पता है कि पर्व संधियों से जो है वो अपस्थानिक मूल्य निकलती है। ये जो है वो प्राथमिक मूल तो नष्ट हो जाती है। अपस्थानिक मूल आपको पता है किसे कहते हैं, कि ऐसी मूल जिसमें प्राथमिक मूल तो नष्ट हो जाती है, उसके स्थान पर सेकेंडरी रूट्स निकलती है, तो ये अपस्थानिक मूल्य यहाँ से निकल जाती है। और ये फिर इसके बाद में हम इसको यहाँ से काट कर और किसी भी दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं, इसको हम टीला दाब कहेंगे। ठीक है। दूसरा वायु दाब। अब वायु दाब में क्या होता है कि कुछ प्लांट मोटे होते हैं जिनकी शाखा को आप नीचे नहीं ला सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई मान लो एक मोटा प्लांट है, इसकी ये मोटी शाखा है और एक शाखा यहाँ पर है, तो आपको यहाँ से इसकी पर्व संधि से कुछ लेयरिंग जो है यानी काट के और उसकी छाल को उतार लेना है, और छाल को उतार के इसके यहाँ पर जो है वो कुछ कपड़ा या जो गोबर वगैरह जो इसके चारों तरफ लगा दो, और फिर उसके ऊपर जो है वो किसी भी कपड़े की या सूती कपड़े को बांध दो, और यहाँ एक ऊपर मटकी लगा दो। इस मटकी में नीचे छेद करो और उस छेद में एक रस्सी डाल के इसके अंदर तक ले आओ। इस मटकी में जो आपको पानी डालना है, ये ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इसको गीला रखना है, और गीला रखने के लिए आप बार बार पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, तो इस जो ऊपर मटकी लगाई है आपने, इस मटकी में पानी डाल दो। इस मटकी से पानी जो रस्सी के द्वारा धीरे धीरे नीचे आता रहेगा और ये गीला रहेगा। 8-10 दिन में आप देखोगे कि इससे जो वेजिटेटिव रूट्स निकल जाती है। फिर आप इस शाखा को यहाँ से काट कर और किसी भी स्थान पे लगाकर और नया प्लांट तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो हम ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कर सकते हैं। तीसरी है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम दो प्लांट के अंगों को इस तरीके से जोड़ते हैं कि वो दोनों आपस में जुड़ जाए, इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो हमें आम का पेड़ लगाना है, और आम का पेड़ अगर हम अपने यहाँ पर जमीन पे उगता नहीं, तो हम क्या करेंगे कि किसी दूसरे यानी आके अगर एनवायरमेंट में वो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर उसकी ग्राफ्टिंग कर देंगे। इसमें क्या करते हैं कि ये तो एक पेड़ है जिसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, और जिस पेड़ की ग्राफ्टिंग करनी है उसका एक छोटा टुकड़ा लेना है, और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। यहाँ पे इस तरीके से जोड़ना है कि ये दोनों आपस में जो आगे जुड़ जाए। तो देखो ये जुड़ते हैं, इसका मेन कारण होता है कि कैम्बियम। आप जानते हो कि ये कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जिससे विभेदक होता है, और इसकी कोशिकाएं विभाजनशील होती है। तो कैम्बियम को हमें बचाना है दोनों के, और फिर जोड़ देना, तो इनकी सेल्स जो डिवीजन करके और यहाँ पे जो है वो
जुड़ जाएगी आगे। इस प्रक्रिया को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो जिस प्लांट की या जिस अच्छी किस्म वाले प्लांट की ग्राफ्टिंग करनी है उसकी शाखा को हम कहेंगे कलम, और जिस पेड़ के ऊपर करनी है उसको हम कहेंगे स्कंद। तो इस तरीके से दोनों के जुड़ने से जो है वो एक नया प्लांट, एक ही प्लांट के ऊपर जो है वो दो तरीके के पादप हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग जो है वो 4 प्रकार से कर सकते हैं: जीवारोपण, फलसरोपण, किरीट रोपण और कलिका रोपण। अब एक ये मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि हम जो डाइकोट स्टेम है उनमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मोनोकोट में नहीं। यानी द्विबीजपत्री जो तने होते हैं उनके अंदर हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बीजपत्री तनों में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि हम नींबू के ऊपर, मतलब अमरूद के ऊपर नींबू के जो टहनी है नींबू के पेड़ की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी नींबू के ऊपर या किसी भी द्विबीजपत्री पे मोनोकोट या बाजरा है, गेहूं है, उसके प्लांट की ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। क्यों? सोचो देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ग्राफ्टिंग का जो मेन रीजन है वो डाइकोट में क्या होता है कि डाइकोट का जो स्टेम होता है वो आपने 11th में पढ़ा था कि डाइकोट के स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल जो 7 फूल होते हैं वो देखो संयुक्त, संपार्श्विक और अंत आधुदैर्घ्य प्रकार के होते हैं। पढ़ा होगा आपने। तो ये एक वेस्कुलर बंडल है। संयुक्त का मतलब है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम संयुक्त रहते हैं, तो संयुक्त हो गए। संपार्श्विक का मतलब एक दूसरे के कोलेटरल है। और अंत आधुदैर्घ्य का मतलब होता है कि जाइलम में जो सबसे पहले बनने वाला जाइलम है, जिसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, वो अंदर की तरफ है, स्टेम के भीतर की तरफ है, नीचे अंदर के अंदर की ओर है। तो इसको हम कहते हैं संयुक्त, संपार्श्विक और अंत आधुदैर्घ्य। और दोनों जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं कैम्बियम। और इस कैम्बियम की सेल्स जो होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो चुकी, तो ये सेल्स जो है वो विभाजनशील होती है और विभाजन करती रहती है, यानी ये डिफरेंशिएट नहीं होती है। तो जब हम क्या करते हैं कि इस तने के अंदर किसी दूसरे के प्लांट का स्टेम अगर इसके अंदर डालते हैं या इसके अंदर जो ग्राफ्टिंग करते हैं, तो इस तने की और इस तने की जो कैम्बियम है वो दोनों आपस में मिल जाती है, और मिलने के कारण जो है वो ये सेल्स जो फिर विभाजन करके जुड़ जाती है आपस में। तो कहने मतलब कि वेस्कुलर सिस्टम जो वो कनेक्ट हो जाता है, और जब वेस्कुलर सिस्टम कनेक्ट हो जाता है तो जमीन से जल जो वो पत्तियों तक चला जाता है, तो पत्तियों में बनने वाला कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो जड़ों तक आता रहता है। मोनोकोट के अंदर क्या होता है कि मोनोकोट स्टेम जो होते हैं इनके अंदर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो संयुक्त, संपार्श्विक और अंत आधुदैर्घ्य नहीं होते। इनके अंदर 7 फूल जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं और आवर्ती प्रकार के होते हैं, यानी क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब है कि इनके बीच में एदा नहीं पाई जाती। कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम नहीं है तो जब हम इसके अंदर ग्राफ्टिंग करेंगे तो कहीं पर भी जो है वो वेस्कुलर बंडल कनेक्ट होने वाली स्थिति रहेगी नहीं। और जब ये स्थिति नहीं रहती तो इसका मतलब है कि वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो कनेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए जो होता है वो मोनोकोट के अंदर जो है वो हम ग्राफ्टिंग